नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पैंक्रेटाइटिस। आज के टॉपिक में हम पैंक्रियास में होने वाले इन्फ्लेमेशन के बारे में चर्चा करेंगे। ये किन कारणों से होता है, क्यों होता है और इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हैं और इसके साथ साथ इसका मैनेजमेंट क्या है और लास्ट में इसका बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, ये आपको बताएंगे। इसके लिए आप वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहें। इसमें आपको कई तरह की जानकारी मिलेगी जो आपके पैंक्रियास के लिए काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी कारगर साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा पैंक्रेटाइटिस। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के पटेल करेली एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ विथ होम्योपैथी। दोस्तों, जैसा कि वीडियो के शुरुआत में आपको बताया है कि आज का हमारा टॉपिक है पैंक्रेटाइटिस, पैंक्रियास में सूजन या इन्फ्लेमेशन, या हिंदी में कहें तो अग्नाशय की सूजन। पैंक्रेटाइटिस क्या होता है, क्यों होता है और किन कारणों से होता है, ये जानने से पहले मैं आपको पैंक्रियास ग्लैंड्स हमारी बॉडी में कहाँ होती है और इसका क्या वर्क है और इसका हमारी बॉडी में क्या उपयोग है, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, स्क्रीन में फ़ोटो मैंने लगा दी है, आप देखेंगे इसमें पैंक्रियास का स्ट्रक्चर आपको क्लियर दिखेगा। ये हमारे स्टोमक के नीचे लेफ्ट साइड में होती है और पीछे की तरफ होती है। इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हेड, बॉडी और टेल। ये 6 इंच लंबी होती है और ये मिक्स ग्लैंड के रूप में जानी जाती है क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स दोनों होती हैं। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करते हैं, जिसे हम पैंक्रेटिक जूस कहते हैं। इसमें लाइपेस और एमाइलेस होता है जो ज़्यादातर हमारे पाचन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। हम जो भी खाते पीते हैं उसको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। खासकर जो हमारी बॉडी में फैट रहता है उसको डाइजेस्ट करने में ये एंजाइम हेल्प करते हैं। दूसरा जो इसका एंडोक्राइन पार्ट्स होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हार्मोन को सीक्रेट करता है जिसे हम इंसुलिन के नाम से जानते हैं। आप सभी ये जानते हैं कि इंसुलिन बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। जब इंसुलिन का सीक्रेशन कम होने लगता है तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को देखते हैं कि उसमें डायबिटीज डेवलप हो जाती है और उसको कई तरह की मेडिसिन लेनी पड़ती है। दोस्तों, ये तो पैंक्रियास है जिसके आपको समझ में आया कि ये इसके जो हार्मोन रहता है, इंसुलिन हार्मोन, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। दूसरा जो इसके पैंक्रेटिक जूस होते हैं ये हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर अगर नॉर्मल समझें तो जो हमारा स्टोमक होता है उसके पीछे पैंक्रियास ग्लैंड्स होती है। इससे जो डक्ट निकलती है उसे हम पैंक्रेटिक डक्ट कहते हैं। पैंक्रेटिक डक्ट और गॉल ब्लैडर की जो डक्ट निकलती है ये दोनों मिलकर कॉमन पैंक्रेटिक डक्ट बनाती हैं जो हमारी छोटी आंत में जाके जुड़ती हैं, जिसे हम डियोडेनम पार्ट कहते हैं। डियोडेनम में पैंक्रियास अपने पैंक्रेटिक जूस डालती है जिसकी वजह जो भी हम खाना खाते हैं उसको ये इजीली डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। दोस्तों, ये तो हुआ पैंक्रियास का स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन। अब हम इसके टाइप के बारे में चर्चा करेंगे। पैंक्रेटाइटिस कितने प्रकार का होता है? पैंक्रेटाइटिस 2 प्रकार का होता है, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस और क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस ज़्यादातर जो डक्ट होती है, पैंक्रेटिक डक्ट होती है, उसमें ब्लॉकेज या ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये कंडीशन डेवलप होती है और ये काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जो कहीं ना कहीं पेशेंट की जान के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक साबित हो सकती है। दूसरी टाइप होता है क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस। क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस धीरे धीरे बॉडी में डेवलप होने वाली कंडीशन होती है। पैंक्रियास में, पैंक्रियास की नली में धीरे धीरे स्वेलिंग आने लगती है, इन्फ्लामेशन होने लगता है। ये क्यों होता है, किन कारणों से होता है, तो इसके कारण आपको बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पैंक्रेटाइटिस के मेन कारण, जिनकी वजह से पैंक्रेटाइटिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो इसका मेन कारण तो होता है गॉल स्टोन।
गॉल स्टोन अगर कॉमन पैंक्रियाटिक डक्ट में फंस जाता है तो उस सब कंडीशन में ये एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिसमें पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस बेचैनी होती है, पेशेंट तड़पने लगता है और उसको कंटिन्यू नोजिया वोमिटिंग सेंसेशन होने लगता है, जिससे उसको आनन फानन हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है। उसके अदर कारणों की चर्चा करें तो इसके अदर कारणों में एक तो इडियोपैथिक कॉजेस होता है, जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता है लेकिन ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। दूसरा, ये ऑटो इम्यून डिसीज में भी इंक्लूड किया जाता है। ऑटो इम्यून डिसीज में भी पैंक्रियाटाइटिस देखा गया है। कई बार किसी तरह का ट्रॉमा या इंजरी होने पर भी ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। कई बार ये ओवर मेडिकेशन की वजह से कंडीशन डेवलप होती है। जो पेशेंट ज़्यादातर मेडिसिन लेते हैं, कई प्रकार के एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, उनमें भी ये देखने को मिला है। और साथ साथ जो ज़्यादा स्टेरॉयड यूज़ करते हैं उनमें भी ये कंडीशन देखने को मिली है। ये उन पेशेंट में भी देखा गया है जिनमें ट्राइग्लिसराइड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहता है। जिन पेशेंट में ट्राइग्लिसराइड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा मिलता है उनमें भी पैंक्रियाटाइटिस कंडीशन डेवलप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये जो पेशेंट क्रोनिक एल्कोहलिक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एल्कोहल कंज्यूम करते हैं और काफ़ी लंबे समय से कंज्यूम करते आ रहे हैं, उनमें भी ये कंडीशन डेवलप होने के चांसेस पूरे रहते हैं। साथ में जो क्रोनिक स्मोकर हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्मोकिंग करते हैं, उनमें भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। किसी तरह का भी इन्फेक्शन बॉडी में होता है तो उसमें भी ये देखा गया है कि पैंक्रियास में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार ये हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन में भी देखने को मिलता है। दोस्तों, ये तो कारण हुए पैंक्रियाटाइटिस होने के, जिसमें एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का मेन कारण गॉल ब्लैडर स्टोन है और दूसरा क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस के ये सभी कारण जो आपको बताए गए हैं। साथ में इसके कई ट्रिगर फैक्टर है जो इस कंडीशन को डेवलप होने में और ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे कि वो पेशेंट जो काफ़ी ज़्यादा ऑयली स्पाइसी हैवी फूड लेते हैं, ज़्यादा होटलिंग करते हैं, बाहर का फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं, उन पेशेंट में भी ये कंडीशन देखने को मिली है कि उनको पैंक्रियाटाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अब हम इसके साइन और सिम्टम की बात करें कि पैंक्रियाटाइटिस में कौन कौन से ऐसे लक्षण आते हैं जिन्हें देख के और समझ के हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद उसको पैंक्रियाटाइटिस की कंडीशन डेवलप हुई है। तो जो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस होती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा तेज पेन होता है जिसकी वजह से वो मछली की तरह तड़पने लगता है, उल्टी नोजिया वोमिटिंग उसको होने लगती है। अगर ये कंडीशन डेवलप होती है तो इसको पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, जब जाके उसको रिकवरी मिलती है। इसमें पेशेंट को पेट के अपर एब्डोमेन में दर्द होता है। मोस्ट कारण होता है गॉल ब्लैडर स्टोन, जो कॉमन वाइल डक्ट में ब्लॉकेज डेवलप करता है, जिसकी वजह से ये कंडीशन डेवलप होती है। और हम क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस के साइन एंड सिम्टम की चर्चा करें, इसमें ज़्यादातर लोअर एब्डोमेन में दर्द होता है और खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद ये दर्द डेवलप होता है। दर्द इतना तेज नहीं होता है कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़े, लेकिन उसको हल्का हल्का दर्द हमेशा पेट में बना रहता है। खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद ये दर्द थोड़ा सा बढ़ जाता है। पेशेंट को कंटिन्यू नोजिया वोमिटिंग होता है, हमेशा नोजिया सेंसेशन उसको बना रहता है और जब भी वो खाना खाता है, ज़्यादा ओवर डाइट हो जाती है तो उसको वोमिटिंग हो जाती है। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हमेशा उसको रहती है। उसका पेट हमेशा फूला रहता है, पेट में गैस हमेशा बनी रहती है और उसका जो डाइजेशन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा होता है। जो भी स्टूल पास करता है वो 5 से 6 बार दिन में करता है और उसका स्टूल जो रहता है वो स्टिकी रहता है, चिपचिपा रहता है, फैटी रहता है। और सबसे मेन इसका सिम्टम है उसका स्टूल वाइट कलर का रहता है, क्योंकि इसमें वाइट ब्लॉकेज की वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से उसका जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो जो स्टूल का कलर होता है वो वाइटिश होता है, अनपचा खाना मिक्स रहता है और बंध के नहीं आता है, स्टिकी लूज रहता है। इसके साथ साथ उसकी भूख खत्म होने लगती है, खाना नहीं खिलाता है। जब भी खाना खाने की कोशिश करता है उसको नोजिया वोमिटिंग होने लगता है। दिन ब दिन उसकी हेल्थ डाउन होते जाती है, वजन गिरते जाता है। चेक करने पे ये भी देखा गया है कि उस पेशेंट को डायबिटीज डेवलप हो जाती है और वो डायबिटिक पेशेंट हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा उसको स्वेटिंग होती है, पसीना काफ़ी ज़्यादा आता है, हार्ट रेट उसकी बढ़ जाती है, फीवर काफ़ी तेज आता है, साथ में उसको शिवरिंग होती है, कपकपी आने लगती है। पैंक्रियाटाइटिस के पेशेंट में हिक्कप भी देखा गया है, कंटिन्यू उसको हिचकी चलने लगती है,
जो काफ़ी देर बाद कंट्रोल में आती है। और जो इसका पेट दर्द होता है खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद होता है, और जब वो आगे की ओर झुकता है तो उसे उसमें राहत मिलती है। दूसरा जो इसका स्टूल होता है, स्टूल फैटी स्टूल होता है, वाइट कलर का स्टूल होता है और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल इसमें रहते हैं। स्टिक स्टूल होता है, पेशेंट 4 से 5 बार उसको फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है। अगर हम इसके इन्वेस्टिगेशन करें, डायग्नोसिस की चर्चा करें, तो डायग्नोसिस के लिए सबसे बढ़िया डायग्नोसिस में इसका सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराया जाता है, जिसमें एंजाइम्स वगैरह का पता चलता है। दूसरा इसकी अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, सीटी स्कैन कराई जाती है, एमआरआई कराई जाती है और स्टूल कल्चर कराया जाता है। ये कुछ टेस्ट हैं जो करवाने से क्लियर हो जाता है कि पेशेंट को पैंक्रेटाइटिस की कंडीशन है। दोस्तों, अगर हम इसके कॉम्प्लिकेशन की चर्चा करें, अगर इस बीमारी को इग्नोर किया जाए और पेशेंट इस पर ध्यान न दे तो ये काफ़ी सीवियर रूप ले सकती है। सबसे पहले तो इसमें पेशेंट को डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है। दूसरा, मल्टी ऑर्गन फेलियर की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तीसरा, मैलिग्नेंसी ऑफ पैंक्रियास, जिसे हम कैंसर ऑफ पैंक्रियास भी कहते हैं, ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा, पैंक्रियास में नेक्रोसिस होने लगती है। ये सब कॉम्प्लिकेशन है जो अगर प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो उसके कारण ये हो सकता है। दोस्तों, ये सब तो इसके पैंक्रियाटाइटिस क्यों होता है, किन कारणों से हुआ, इसके क्या सिम्टम होते हैं और किन वजह से ये होता है और ये कितने प्रकार का होता है। साथ में अगर इसका प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट न लिया जाए तो इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं और इसकी डायग्नोसिस क्या होती है, ये आपको बताया है। अब हम चलते हैं इसका मेन पार्ट पे, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फॉर पैंक्रेटाइटिस। दोस्तों, होम्योपैथी में कई तरह की मेडिसिन आती हैं जो पैंक्रेटाइटिस की कंडीशन को रिकवर करने में काफ़ी यूजफुल और काफ़ी उपयोगी साबित होती हैं। इसमें मेन मेडिसिन आती है पैंक्रेटिनम 3x। पैंक्रेटिनम 3x ये पैंक्रियास की रिकवरी के लिए काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी कारगर मेडिसिन है। इसे 2-2 गोली दिन में 3 टाइम आपको पेशेंट को देना है। इसकी दूसरी टॉप की मेडिसिन आती है आयरिसवीर 30। दोस्तों, आयरिसवीर 30 ये पैंक्रियास की रिकवरी के लिए काफ़ी बढ़िया, काफ़ी कारगर मेडिसिन है। खासकर उस कंडीशन में दी जाती है जब पेशेंट को कंटिन्यू नोजिया वॉमिटिंग होता है। खाना खाने के बाद उसको नोजिया वॉमिटिंग होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, खट्टी डकारें आने लगती है और ईजोफेगस खाने की नली में उसको बर्निंग सेंसेशन होने लगता है, जलन होने लगती है। अगर ये कंडीशन आपको देखने को मिल रही है तो आप पेशेंट को आयरिसवीर 30 5-5 बूंद सीधे जबान पे दिन में 3 टाइम उसको आप रिपीट करें। दूसरी मेडिसिन आती है आर्सेनिक एल्बम 30। आर्सेनिक एल्बम 30 ये उन कंडीशन में काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी कारगर है जब पेशेंट को वाइटिश स्टूल निकलने लगता है, वाइट कलर का स्टूल आने लगता है, फैटी स्टूल होने लगता है, बार बार उसको मोशन के लिए जाना पड़ता है, साथ में उसको काफ़ी ज़्यादा पेट में जलन होने लगता है और पेशेंट को बेचैनी, घबराहट हमेशा बनी रहती है। अगर ये सिम्टम किसी पेशेंट में देखने को मिलते हैं तो आप उसे आर्सेनिक एल्बम 30 5-5 बूंद दिन में 3 टाइम सीधे जबान पे उसको दीजिए। अगली मेडिसिन आती है फास्फोरस 30। फास्फोरस 30 उस कंडीशन में काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी कारगर होती है जब ये देखते हैं कि पेशेंट का दिन ब दिन वजन गिरते जा रहा है, वेट डाउन होते जा रहा है, हेल्थ डाउन होते जा रही है और पेशेंट काफ़ी वीक हो रहा है। साथ में जो उसका स्टूल है वो वाइटिश कलर का होता है, फैटी स्टूल होने लगता है, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल उसके स्टूल से पास होने लगते हैं और पेशेंट को 4 से 5 बार स्टूल के लिए जाना पड़ता है। अगर ये सिम्टम पेशेंट में देखने को मिल रहे हैं तो आप उसे फास्फोरस 30 5-5 बूंद दिन में 3 टाइम डायरेक्ट जबान पे दीजिए। अगली मेडिसिन आती है आयोडम 30। आयोडम 30 उन पेशेंट के लिए काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी कारगर है जो काफ़ी दुबले पतले हैं और कितना भी खाते हैं हेल्थ ग्रोथ नहीं करती है और हमेशा पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा हीट, गर्मी महसूस होती रहती है, पसीना काफ़ी ज़्यादा आता है और उसके पाचन में हमेशा जलन बनी रहती है। अगर किसी में ये सिम्टम देखने को मिल रहा है और साथ में उसका स्टूल वाइटिश कलर का दिख रहा है और फैटी स्टूल पास करता है तो उसको आप आयोडम 30 5-5 बूंद दिन में 3 टाइम डायरेक्ट जबान पे दीजिए। अगली मेडिसिन आती है कोनियम मैक 30। कोनियम
उस कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है जब पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, नोजिया वोमिटिंग हो रहा है और फैटी स्टूल पास कर रहा है। अगर किसी पेशेंट में ये देखने को मिलता है तो आप उसे कोनियम में 30 5-5 बूंद डायरेक्ट जबान पे दिन में 3 टाइम दीजिए। दोस्तों, अगली टॉप की मेडिसिन आती है बेलाडोना 30। ये काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी कारगर मेडिसिन है पैंक्रेटाइटिस के लिए। उस कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव जब काफ़ी पेशेंट को अति से ज़्यादा दर्द हो रहा है, पेशेंट काफ़ी ज़्यादा मछली की तरह तड़प रहा है दर्द के कारण, अगर और उसका चेहरा पूरा लाल पड़ रहा है, उसको फीवर काफ़ी तेज आया हुआ है, तो अगर ये सब कंडीशन देखने को मिलती है तो आप बेलाडोना 30 5-5 बूंद डायरेक्ट जबान पे दिन में 3 टाइम दीजिए। अगली मेडिसिन आती है लाइकोपोडियम 30। लाइकोपोडियम 30 ये पैंक्रेटाइटिस पेशेंट के लिए काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी कारगर मेडिसिन है। एक तो ये पैंक्रियास को रिकवर करने में हेल्प करती है, साथ में जो वाइटिस स्टूल निकलता है पेशेंट का और बार बार स्टूल जाना जो अर्ज होती है उस पर ये काफ़ी अच्छा वर्क करती है। और इसके साथ में पेशेंट को गैस बन रही है, लोअर एब्डोमेन उसका फूला हुआ है, तो उसको आप लाइकोपोडियम 30 5-5 बूंद डायरेक्ट जबान पे 3 टाइम दीजिए, इससे उसको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अगली मेडिसिन आती है कोलोसिन 30। दोस्तों, कोलोसिन 30 पैंक्रेटाइटिस पेन के लिए काफ़ी अच्छी और काफ़ी कारगर मेडिसिन है। अगर किसी पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है और जब वो आगे झुकता है तो उसको दर्द में राहत मिलती है, पेट दबाने से उसको दर्द में राहत मिलती है, तो आप उसे कोलोसिन 30 5-5 बूंद डायरेक्ट जबान पे दिन में 3 टाइम दीजिए। इससे उसका दर्द पूरी तरह से ठीक होगा और पेशेंट को जो दर्द की वजह से परेशानी हो रही थी उसमें उसको राहत मिलेगी। दोस्तों, ये तो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जिन्हें देकर आप पेशेंट को पैंक्रेटाइटिस की प्रॉब्लम से रिकवर कर सकते हैं। इसके लिए एक मैं आपको पेटेंट बता रहा हूँ, ये भी काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी कारगर है। आप जो भी मेडिसिन चलाएं उसके साथ आप ये पेटेंट जरूर चलाइए। रेकबेक जर्मन का R72 पैंक्रियास ड्रॉप। रेकबेक जर्मन का R72 पैंक्रियास ड्रॉप 15-15 बूंद 10 ml गुनगुने पानी में दिन में 3 टाइम पेशेंट को दीजिए। जब उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही हो तो उस समय आप इसे हर 15-15 मिनट से 3 से 4 बार रिपीट करें, इससे उसकी तकलीफ में राहत मिलेगी। और जब उसको राहत मिल जाए उसके बाद इसे काफ़ी लंबे समय तक, कम से कम 4 से 5 महीने कंटिन्यू दिन में 3 टाइम उसको चलाइए। इससे उसकी पैंक्रियास काफ़ी अच्छे से रिकवरी करेगी, उसके जो सिम्टम है पूरी तरह से रिकवर कर जाएंगे। दोस्तों, ये तो मेडिसिन हुई जिससे आप सिम्टम के आधार पर पेशेंट को चला सकते हैं। फिर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जब भी ये कंडीशन डेवलप हो तो आपके जो भी निकटतम होम्योपैथिक फिजिशियन हैं आप उनकी सलाह ज़रूर लें और उनको ही दिखा के वो जो केस टेकिंग आपकी लेंगे उसके बाद जो मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं और जो पेशेंट को देते हैं वो काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी कारगर है। और अगर आपको ये मेडिसिन मेरे से मंगाना है या मुझसे केस कंसल्ट करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया है, उस पर आप व्हाट्सअप करके पूरी डिटेल डाल के मुझसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपको पैंक्रेटाइटिस की कंडीशन में रिकवरी करने में काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी कारगर है। दवाइयों के साथ साथ अगर आप परहेज करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा और इस बीमारी से आप हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि कहा गया है कि दवाइयों के साथ साथ परहेज काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बीमारी को हमेशा के लिए और जड़ से मिटाने के लिए। तो इसमें कुछ चीज़ें जो आपको हमेशा अवॉइड करना रहेंगी, जैसे कि ज़्यादा ऑयली स्पाइसी डाइट आपको नहीं लेना है, ज़्यादा हैवी डाइट नहीं लेना है, हाई कैलोरी डाइट आपको नहीं लेना है, फैटी फूड, फास्ट फूड, जंक फूड को आपको बिल्कुल पूरी तरह से बंद करना है। ज़्यादा मैदा वाले प्रोडक्ट यूज़ ना करें, ऐसे कोई भी प्रोडक्ट आप ना लें जिसमें मैदा यूज़ होता है। ज़्यादा नॉनवेज वगैरह ना लें, एल्कोहल लेना बिल्कुल बंद करें और स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो उसे भी टोटली बंद करें। और अननेसेसरी मेडिसिन आप ना लें, ज़्यादा मात्रा में मेडिसिन का कंजप्शन ना करें, ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। साथ में अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है, वजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, तो आपको ये कहूँगा उसको आप कम करें, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा।
वजन कम होगा, जिससे आपकी पैंक्रियास अच्छे से वर्क करना स्टार्ट कर सकती है। साथ में मैं उन पेशेंट को भी यही कहूँगा जो मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, जब मेंटल लोड ज़्यादा लेते हैं, उनको मैं यही सलाह दूंगा कि वो मेंटल स्ट्रेस कम करें और माइंड को रिलैक्स रखें। ये भी पैंक्रियास में इन्फ्लेमेशन होने के लिए काफ़ी कारगर कारण साबित होता है। दोस्तों, ये जो परहेज आपको बताया ये तो आप करिए, साथ में आप अपनी डाइट में आप हरी सब्जियां, सलाद, फल फ्रूट का भरपूर उपयोग करें और फैट फ्री मिल्क का यूज करें, दही का, मही का यूज करें। आप नियमित रूप से मेडिटेशन करें, योगा एक्सरसाइज करें। नियमित रूप से मेडिटेशन, योगा एक्सरसाइज ये आपकी बॉडी को रिलैक्स करने में हेल्प करेंगे और जो बॉडी में आपका इन्फ्लेमेशन है उसे कम करेंगे, साथ में आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएंगे। क्योंकि ये देखा गया है कि अगर आप परहेज करते हैं और मेडिसिन लेते हैं और साथ में आप योगा एक्सरसाइज मेडिटेशन कर रहे हैं तो जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा और आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म करने में काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों, ये तो हुआ पैंक्रेटाइटिस क्या होता है, किन कारणों से होता है, इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है, इसकी डायग्नोसिस क्या है, कितने प्रकार का होता है, साथ में इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, और आखिरी में आपको ये भी बताया है कि आपको किन चीज़ों से परहेज करना है और किन चीज़ों को अपनी लाइफ में डेली रूटीन में इंक्लूड करना है। दोस्तों, आपके किसी रिलेटिव को प्रॉब्लम है तो आप आपके निकटतम जो भी होम्योपैथी डॉक्टर है आप उनसे कंसल्ट करें और वो जो आपको मेडिसिन सजेस्ट करें, जो आपको परहेज बताएं उसको आप फॉलो करें। इससे आपको काफ़ी अच्छी रिकवरी मिलेगी और काफ़ी जल्दी आपकी ये प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपके किसी परिजन के काम आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।